हेलो बेटा। बेटा इससे पहले क्लास में हमने बात कर ली थी लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स की, ठीक है। मैंने दोनों तरीके बता दिए थे, तुम्हें बोर्ड लेवल का भी बता दिया कि सिंपल तरीके से हमने कैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे जितने भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन उनको लिखना है और शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे देख लेना है। वो तरीका है तुम्हारा किसका, केवल अगर बोर्ड के लिए तुम जा रहे हो। अगर तुम्हें जेईई मेंस और नीट के लिए जाना था, ठीक है, तो मैंने तुम्हें बता दिया कि उसमें शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स पूछे जाएंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर्स पूछे जाएंगे। वो पूरा तरीका मैंने बता दिया, उसके थोड़ा प्रैक्टिस करना तो वो समझ आने वाली है बात है, ठीक है। अब देखो बेटा, जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, पहली बात तो ये केवल वैलिड था ऑक्टेट रूल के लिए। लुईस जो था वो केवल क्या बोल रहा था, एलिमेंट स्टेबल होगा अगर किसी एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट है। बट ऐसे बहुत से कंपाउंड्स हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उसके बाद भी वो स्टेबल है। सही है, जैसे हमने बोला BF3, तो बोरॉन के पास 3 बॉन्ड बना रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 6, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड भी थे हमारे पास जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था बट वो स्टेबल था। तो हर किसी कंपाउंड के लिए लुईस डॉट थ्योरी स्ट्रक्चर जो बन रहे थे वो वैलिड नहीं था, लुईस थ्योरी वैलिड नहीं थी, ठीक है। ठीक है, वो तो तुम्हें समझ आ गया होगा लुईस स्ट्रक्चर। आज हम बात करने जा रहे हैं फॉर्मल चार्ज की। फॉर्मल चार्ज, अब ये क्या चीज़ है भाई फॉर्मल चार्ज? फॉर्मल चार्ज होता है बेटा किसी भी कंपाउंड के अंदर, तुमने देखा होगा जैसे ये लिखा है कंपाउंड SO4 2-, ये फॉर्मल चार्ज है इसका -2। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो -2 चार्ज है ये कौन से एटम में लगाया जाए, ठीक है। जैसे हमने लुईस डॉट थ्योरी जब हम पढ़ रहे थे उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हमने देखी, काफ़ी रूल्स देखे थे कि कैसे हमने स्ट्रक्चर बनाने हैं, कैसे ड्रॉ करने हैं। हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंटर में नहीं रहेगा, ठीक है। उसका जब भी हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, अगर ऑक्सीजन सेंटर में है तो 2 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, और अगर कॉर्नर में है तो डबल बॉन्ड बनाएगा, और अगर सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो नेगेटिव चार्ज के साथ रहेगा, ऐसे, ठीक है। ऐसी फॉर्मल चार्ज में हमने पता करना है कि कौन से एटम में नेगेटिव चार्ज आएगा, कौन से एटम में पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये तुम्हें बहुत ज़्यादा काम आने वाला बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। काफ़ी इजी है, 2 तरीके हैं, एक तो इसका फॉर्मूला है और दूसरा इसकी शॉर्ट ट्रिक्स है। तो इसका जो फॉर्मूला आता है बेटा, फॉर्मल चार्ज का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आता है इसका बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने भी एटम फ्री है उन सभी एटम्स के तुमने क्या करने हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स देख लेने हैं, ठीक है। फिर माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से मतलब समझ आता है कौन से इलेक्ट्रॉन्स की बात यहाँ पे हो रही है बेटा, उन इलेक्ट्रॉन्स की जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अगर तुमने इससे पहले क्लासेस में थोड़ा सा ध्यान दिया होगा लुईस डॉट के, तो मैंने तुम्हें बताया था टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जब हम बोल रहे थे, जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में नहीं जा रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। हमने क्या बोला, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स कौन से, जो फ्री एटम के, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, -1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्मूला है बेटा पूरा, माइनस यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो समझ आता है क्या बोल रहा हूँ मैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री एटम, जो भी फ्री एटम है उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, माइनस कर देना है जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इससे -1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये तुम्हारा है फॉर्मूला किसका, फॉर्मल चार्ज का। बट इतना लेंथी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, वापस से बोल रहा हूँ, इतनी लंबी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारा फॉर्मूला पता है, बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं तुम्हें बताता हूँ सॉफ्ट ट्रिक, कैसे 1 सेकंड के अंदर हम बता दें कि कौन से एलिमेंट में, किसी भी कंपाउंड के कौन से एलिमेंट में प्लस चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा, कौन सा चार्ज आने वाला है, ठीक। उसके लिए क्या करना है, तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बात तो तुम्हें पता है। और उससे पहले कि हम कैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तुम्हें समझ आने वाला है, ठीक। तो करना क्या है, तुमने देख लेना है जो भी कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन है, जो भी कंपाउंड के अंदर एटम है, उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, समझ पाए। जैसे हमारे पास कोई कंपाउंड है, उसमें देख लो कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स उसमें कितने होने वाले हैं। एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉन
वैलेंस। ये शॉर्ट ट्रिक है बेटा, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको, ये शॉर्ट ट्रिक्स है। यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। अगर जो एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ। फॉर्मल चार्ज हम निकाल रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं, एक तरीका तो ये है, दूसरा हम करेंगे इससे शॉर्ट ट्रिक से। एलिमेंट हैज़ इलेक्ट्रॉन वैलेंस, मतलब अगर किसी कंपाउंड में हमने किसी का फॉर्मल चार्ज निकालना है, ठीक है, और उस एलिमेंट में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं जितने उसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है, उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं जितने उसके वैलेंस सेल में होते हैं, तो उस टाइम पे जो फॉर्मल चार्ज होगा बेटा Fc, वो क्या होगा, 0। वो क्या होगा, फॉर्मल चार्ज होगा 0। क्या बोला मैंने, ये वर्ड का मतलब क्या है, इस सेंटेंस का मतलब है अगर कोई एलिमेंट जो कंपाउंड के अंदर है, अगर कोई एलिमेंट के अंदर उस कंपाउंड में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है जितने उसके वैलेंस सेल में होते हैं, उस केस में फॉर्मल चार्ज 0 होगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, प्लस n मतलब नंबर है, जितने नंबर ज़्यादा होगा, सपोज हमने बोला नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, ठीक है, और पूरे कंपाउंड जब बन रहा है उसके वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे उस टाइम पे, उस नाइट्रोजन पे जो फॉर्मल चार्ज लगाएंगे वो लगाएंगे -n, मतलब -2। नहीं समझ आया क्या बोला। अगर जो एटम है, जो एलिमेंट तुम्हारे पास है, एलिमेंट जो तुम्हारे पास प्रेजेंट है बेटा, उसके वैलेंस सेल से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसके पास प्रेजेंट है, तो हम फॉर्मल चार्ज क्या लगाएंगे उसमें, उतना ही नेगेटिव कर देंगे। जैसे नाइट्रोजन में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन तो हम क्या करेंगे -1 लगा देंगे, 7 इलेक्ट्रॉन है तो -2 लगा देंगे, ठीक है। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो -n है, मतलब कम है, तो फॉर्मल चार्ज क्या लगाएंगे वहाँ पे, +n। क्या लगा देंगे, +n। अभी थोड़ा तुम्हें डिफिकल्ट सा लग रहा होगा, क्या चीज़ बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ पहले नोट डाउन कर लो, फॉर्मल चार्ज लिखना, और ये फॉर्मल चार्ज मतलब पूरे कंपाउंड के अंदर जो चार्ज लगने वाला है, किसी भी एटम में जो चार्ज रहेगा उसको हम फॉर्मल चार्ज बोल रहे हैं। ये शॉर्ट ट्रिक्स है। ये तीनों वर्ड अभी विद इन सेकेंड तुम समझ जाओगे, पहले इसको नोट करो बेटा। समझ आ गया, चलो ठीक है। अब एक कंपाउंड ले लेते हैं हम, CH3NO2, CH3NO2, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, CH यहाँ पे N, डबल बॉन्ड O और O। ये तुम्हें किससे पता चलेगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से, कि हमने इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है। CH3NO2, तो यहाँ पे C और ये N, ये सेंट्रल मेटल है क्योंकि क्या है, लीस्ट ऑफ द नंबर है, तो एक कार्बन एक नाइट्रोजन है, ठीक है। और यहाँ पे इनके पास लोन पेयर है बेटा, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये ऐसा है, ये कंपाउंड है, दिख रहा है बेटा क्लियरली। हमसे पूछा गया है CH3NO2 में फॉर्मल चार्ज क्या होगा, तो अब देखो इसके अकॉर्डिंग जाते हैं हम। सबसे पहले हाइड्रोजन की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होता है 1, तो यहाँ देखो ये हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस हाइड्रोजन के पास भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। कार्बन की बात करेंगे, कार्बन के पास भी 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब इसका फॉर्मल चार्ज, हाइड्रोजन और कार्बन का फॉर्मल चार्ज है 0। नाइट्रोजन के केस में देखो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दिख रहा है क्लियरली, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। जबकि नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि इसके पास क्या है, 1 कम है। ये वैलेंस सेल में क्या है, -n है, मतलब इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे 5, बट कितने हैं इसके पास, 4, तो क्या हो गया, 1 माइनस हो गया, ठीक है। तो अगर वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो क्या करेंगे, हम पे +n कर देंगे। 1 इलेक्ट्रॉन कम है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम +1 कर देंगे। क्या कर देंगे, +1। ये चार्ज किस में आया बेटा, नाइट्रोजन में, ठीक है। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसके पास वैलेंस सेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई चार्ज नहीं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है 7।
ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में होने चाहिए थे 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास यहाँ पे पड़े 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा, इस ऑक्सीजन में आएगा -1, इसमें था +1। तो ये तुम्हारा चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है। तुम्हें पता है कि CH3NO2 में कोई भी चार्ज नहीं है बेटा, ये क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट यहाँ पे हो गया। समझ पाए बात को क्या बोल रहा हूँ? देखो इसको, समझ में आई बात? अब बहुत से बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन क्यों काउंट कर रहे हैं। अभी तो हमने बोला कि बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। 2 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, एक है कार्बन का, एक है नाइट्रोजन का, एक है कार्बन का, सही है। तो जो बॉन्ड के सामने है उतने एक एक इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे और ऐसे देख लेंगे। समझ आए बेटा बात? इसको नोट कर लेना, ठीक है। पहला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना। इसको नोट भी कर लेना तरीके से, सिस्टमेटिक, सही है। सेकंड एक कंपाउंड लेते हैं बेटा, CH3CH2, ये ले लो CH3CH2, CH3CH2, ठीक है। अब अगर इसको देखोगे, इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर, कार्बन कार्बन H H H हो गए CH3CH2, CH3CH2 बन गया। अब आ जाओ बेटा, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, कोई फॉर्मल चार्ज नहीं, कोई फॉर्मल चार्ज नहीं, कोई फॉर्मल चार्ज नहीं, तो ये तो सब के सब हो गए 0। इस कार्बन को देखोगे तो 1 2 3 4, ये भी 0। तो ये कार्बन और इन हाइड्रोजन में कोई भी चार्ज नहीं होगा, यहाँ दोनों भी 0। बट इस कार्बन को देखो बेटा वापस से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तीसरा इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो हम कौन सा चार्ज देंगे यहाँ पे, +1 चार्ज देंगे। समझ पाए मैंने क्या बोला? अभी हमने इससे पहले लिखा था कि कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन कम है। एक इलेक्ट्रॉन जब कम है तो हमने क्या करा, +1 इसमें कर दिया। अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो +1 कर दिया। मतलब ये क्या होगा तुम्हारा, CH3CH2 प्लस CH3CH2 प्लस। समझ गए? काफ़ी आसान है। अगर ये चीज़ें समझ आ रही हैं तो इससे शॉर्ट कुछ भी नहीं हो सकता बेटा। अगर फॉर्मूले के थ्रू जाओगे बहुत डिफिकल्ट लगेगा। हो गया? इसको नोट कर लो। एक काफ़ी आसान है, इसको तुम ट्राई करना। NH4 बताओ। NH4 सेंट्रल मेटल कौन रहेगा? नाइट्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन से अटैच्ड हुआ, ये हाइड्रोजन से अटैच्ड हुआ, यहाँ हाइड्रोजन से अटैच्ड हुआ, यहाँ हाइड्रोजन से अटैच्ड हुआ। तो हाइड्रोजन के पास तो सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में तो कोई कष्ट नहीं है। बट नाइट्रोजन के केस में जब तुम देखोगे बेटा, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो कौन सा चार्ज आएगा? +1 चार्ज आएगा। ठीक है, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में होते हैं, बट यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज आएगा। किस में? नाइट्रोजन में। तो इसको क्या बोलते हैं? NH4 प्लस। अब समझ आ गया कि जो फॉर्मल चार्ज है, जो पॉजिटिव है, जो नेगेटिव है, वो कौन से एटम में लगेगा और कितना लगेगा। समझ पा रहे हो यहाँ से? चलो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूँ, रुको एक सेकेंड। इसमें लिखो CO2H। CO2H क्या बोला मैंने? CO2, ये है C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, H। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। बनाओ बेटा, किस में कितना फॉर्मल चार्ज होगा बताओ। हाइड्रोजन में तो कोई फॉर्मल चार्ज नहीं होने वाला है। ठीक है, कार्बन के केस में देखो 1 2, ऑक्सीजन के केस में 1 2 3 4 5 6, इसमें भी कोई नहीं होगा। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 और एक के साथ एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो क्या करेंगे? इसमें -1 चार्ज लगा देंगे। कार्बन के केस में 1 2 3 4,
तो इसमें भी कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा चार्ज आया, -1 चार्ज आया, और किस में आया बेटा, ऑक्सीजन में वो चार्ज रहने वाला है, ठीक है। अब लिखो कुछ, तुम एक बार ट्राई करो इनको, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड H, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड H, इसमें तुम बताओ बेटा क्या बोल रहा हूँ मैं, CH H H N ट्रिपल बॉन्ड N, 1 2 3 4, यहाँ पे 3 लोन पेयर 3 इलेक्ट्रॉन। इसमें बताओ कहाँ कहाँ पे फॉर्मल चार्ज आ सकता है। हाइड्रोजन के केस में तो कहीं नहीं बनेगा, इस कार्बन में क्या बनेगा, नहीं बनेगा। 1 2 3 4, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास पड़े। कार्बन के केस में देखोगे तो 1 2 3 और चौथा इलेक्ट्रॉन ही है। बट अगर यहाँ देखो, नाइट्रोजन को देखो, तो नाइट्रोजन के पास देखो 1 इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा ये, तीसरा है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 5 6। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के, 5। यहाँ पे कितने, 6, 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है। जब भी 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है तो हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन तुम सॉल्व करो, क्या है तुम्हारा ये होमवर्क है, ठीक है। इसको तुम एक बार सॉल्व करो। तो ये इस तरीके से हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं बेटा, कि कैसे फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, क्या करेंगे। तो वो जो मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था वापस से बोल रहा हूँ, अगर याद करना है तो याद कर लो, बट इससे शॉर्ट तरीका और दूसरा कोई नहीं होने वाला है, ठीक है। H3O, यह तो तुमने पढ़ा होगा 10th में, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, इसके बारे में तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। इसको बना के देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसको भी ट्राई करना बेटा एक बार, ठीक है। H3O प्लस की जब भी हम बात करेंगे तो उसमें जो फॉर्मल चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, वो कहाँ पे आ रहा है और कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये सब चीज़ें देखना है तुमने, ये तुम्हारा है होमवर्क, ठीक है। H3O प्लस ये पढ़ा है ना, जब एसिड और बेस वाला चैप्टर पढ़ रहे होगे कि H प्लस आयन रिलीज होता है और वाटर के साथ जाके कंबाइन होता है, ठीक है। तो वो क्या बना देता है, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बनाता है। चलो ये तो तुम्हारा होमवर्क है, ये तो कर लोगे। हाइड्रोजन में कोई चार्ज नहीं, इसमें कोई चार्ज नहीं, इसमें कोई चार्ज नहीं। यहाँ देखो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन ही है, 4 5, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने होने चाहिए थे, 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। 1 इलेक्ट्रॉन कम है तो कौन सा चार्ज आएगा, +1 चार्ज आएगा। H3O प्लस में जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसके ऊपर रहता है बेटा, ऑक्सीजन के ऊपर रहता है। समझ आ गई बात। तो अगर इलेक्ट्रॉन कम है पॉजिटिव करना है, अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो नेगेटिव करना है। इसको भी चलो बता ही देते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो कौन सा चार्ज आएगा, -1 चार्ज आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुमने करना है यहाँ पे फॉर्मल चार्ज। तो उम्मीद करता हूँ बेटा तुम्हें समझ आ गया होगा फॉर्मल चार्ज कैसे करना है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर में जो फेलियर्स हैं वो क्या है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो था, जो लुईस की थ्योरी थी, वो केवल और केवल वैलिड थी ऑक्टेट रूल के लिए। बट ऐसे एलिमेंट्स भी हमें मिलना स्टार्ट हो गए थे जहाँ पे कुछ एलिमेंट क्या थे, 8 से कम इलेक्ट्रॉन होल्ड कर रहे थे, उसके बाद भी स्टेबल थे। कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल्ड कर रहे थे कंपाउंड के अंदर, वो भी स्टेबल थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो गया, वो फेल हो गया था, ठीक है। चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ इसके फेलियर या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा और कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये तुम्हें कैसे समझ आएगा कि कोई भी कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा और कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके बारे में बात करते हैं बेटा। देखो सबसे पहले बात तो कि पीरियोडिक टेबल सभी को लर्न होनी चाहिए। मैंने तुम्हें बोला था कि वो बार बार काम आने वाला है, ठीक है। तो जो फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट होते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, फर्स्ट पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं इसके पास s ऑर्बिटल होता है, ठीक है। जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं इनके पास s एंड p ऑर्बिटल होता है। जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं इसके पास होता है s p एंड d। ये बात याद रख लेना, 3 चीज़ें हमें। फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट मतलब हाइड्रोजन है, हीलियम है, Li Be BCN, ठीक है। इनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जो फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट है मतलब ये हाइड्रोजन और हीलियम के पास s प्रेजेंट होता है, s ऑर्बिटल। सेकंड पीरियड के पास बेटा s ऑर्बिटल भी होता है, p ऑर्बिटल भी होता है। थर्ड में s p और d 3 ऑर्बिटल होता है, ठीक है।
बट हमारा जितने से काम चल जाता है हम उतने में काम करके छोड़ देते हैं। मैं तुम्हें टॉपिक बताने जा रहा हूँ बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो तुम्हें पता होना चाहिए 10th क्लास से वैसे, बट नहीं पता है, हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं वापस से, कि कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा और कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब मैंने तुम्हें एक बार बताया था कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में कि कोवेलेंट बॉन्ड है ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। ठीक है, तुम्हें ये तो पता है ना हम कौन सा बॉन्ड डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो पहली थ्योरी थी लुईस डॉट स्ट्रक्चर, वो हमने कंप्लीट कर ली है, फॉर्मल चार्ज हमारा हो गया। ठीक है, इसके बाद जो आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आती है, बट इससे पहले समझ लो कि कौन से कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं कौन से नहीं कर रहे, अदरवाइज समझ नहीं आएगा आगे। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड वहीं बनता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, पहली बात। दूसरी जो सबसे मेजर चीज़ होती है कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, अगर दो एलिमेंट हैं तो इन दोनों ही एलिमेंट के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और वो भी किसमें, ऑपोजिट स्पिन में। समझ गए, उनकी स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए, तभी वो क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्म करेंगे। दोनों एलिमेंट के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे ये एक एलिमेंट है एक एलिमेंट है, दोनों के पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ही इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। सपोज इसमें सबके सब पेयर्ड है और इसमें अनपेयर्ड है तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, देखो एक बात है। दूसरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ, हमेशा याद रखना है, नोट बना के लिख लेना, फर्स्ट पीरियड के पास s ऑर्बिटल, सेकंड में sp, थर्ड में sp d ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। ये दो बात याद रहेंगी तो तुम्हारे हर क्वेश्चन सही होने वाला। देखो कैसे, मैं डायरेक्ट एग्जांपल से बताता हूँ तुम्हें। एक कंपाउंड है हमारा BF3, ये फेलियर भी है किसका, ऑक्टेट का, इसी के कारण वो फेल हुआ था ऑक्टेट। क्यों, सबसे पहले तो इसमें डिसाइड करो कि सेंट्रल मेटल एटम कौन होगा, बोरॉन। ठीक है, बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और हमने किसको कंबाइन करना है इसके साथ, फ्लोरीन को, F और F के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सही है। अब यहाँ पे क्या करेगा, बोरॉन कार्बन के साथ, बोरॉन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक बोरॉन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, बोरॉन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, मतलब ये ऐसा कुछ दिखने वाला है, F एंड F। और फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर होंगे, हर फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होंगे बेटा। समझ आया, ये तुमने डायरेक्ट बना लिया ऐसा, बट क्या ये ऐसे एग्जिस्ट करेगा। मैंने बोला कि बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, केवल वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है, तो ये तुम्हारा सब हो गया, ये बना लिया तुमने। तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के साथ गए, फ्लोरीन के साथ गए, फ्लोरीन के साथ गए, यहाँ तक कहानी समझती, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। बट एक्चुअल में इसके पीछे हुआ क्या, इसके पीछे हुआ क्या बेटा, देखना। बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, 1s2 2s2 2p1, यही होता है। LiBeB, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना था, 5 था, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 ये था। अब इसको ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखो, 1s2, ये 1s है, फिर कौन आया 2s2, फिर कौन आया 2p, समझे। ये बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फ्लोरीन की अगर बात करेंगे, अगर हम बात करते हैं फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन के केस में देखना क्या होगा, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वन एस टू 2s2 2p5, इसको बनाते हैं ग्राउंड स्टेट में। 1s2 2s2 एंड 2p5, 1 2 3 4 5। तो हर फ्लोरीन का ऐसे ही होगा, हर फ्लोरीन यही है, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन। इसको थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, ठीक है, ऐसा नहीं कि हवा में समझ ली। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक चीज़ है, तुम्हें सबको आना चाहिए। तो मैंने बोला जब बोरोन के हमने बोरोन ट्राईफ्लोराइड बनाया, BF3 बनाया, तो सीधे ऐसे बना दिया मैं, ये तो हमें पता है। बट इसके पीछे जो एक्चुअल मैकेनिज्म है जो हुआ, वो हुआ क्या कि बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 1s2 2s2 2p1 था, और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था 1s2 2s2 2p5। तो फ्लोरीन के पास तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा,
हर किसी फ्लोरीन ने एक बॉन्ड बना रखा है, एक बॉन्ड एक बॉन्ड एक बॉन्ड। तो एक बॉन्ड बनाने के लिए हर किसी फ्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बट बोरॉन को कितने बॉन्ड बनाने हैं, यहाँ पे देखो 1 2 3। बोरॉन को कितने बॉन्ड बनाने हैं, 3 बॉन्ड बनाने हैं, जबकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, केवल एक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, केवल उसके पास एक। जबकि मैंने अभी तुम्हें बताया था बॉन्ड फॉर्मेशन वही होगा जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। जैसे बोरॉन को 3 बॉन्ड बनाने हैं तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना कंपलसरी है। अगर 5 बॉन्ड बनाने हैं तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना कंपलसरी है। अगर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, 2s का इलेक्ट्रॉन अब एक्साइट होगा। 2s का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा कहाँ, 2p में। इसको बोलते हैं एक्साइटेशन। 2s का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एक्साइट होगा, 2p में। अगर एनर्जी लेवल नियरली इक्वल है, अगर एनर्जी लेवल क्या है, नियरली इक्वल, जैसे तुम देख रहे हो जो s है और जो p है, ये दो के दो, s एंड p दोनों ही सबशेल किस कौन से ऑर्बिटल के, सेकंड पीरियड के। s एंड p जो सबशेल्स हैं ये कौन से पीरियड में है, सेकंड पीरियड में या सेकंड ऑर्बिट में। ठीक है, तो इन दोनों का एनर्जी लेवल क्या है, नियरली इक्वल। अब तुम चाहो कि यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा दो 1s से, तो 1s के इलेक्ट्रॉन कभी भी 2p में नहीं जाएंगे। समझ रहे हो, 2s के 2p में जा सकते हैं, 3s के 3p में जा सकते हैं, 3d में जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि तुमने 1s का इलेक्ट्रॉन उठाया और डाल दिया 3d में, पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन वही होगा जहाँ पे एनर्जी लेवल नियरली इक्वल होगा, मतलब सेम पीरियड में इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे। याद रखना, सेम पीरियड में इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे, एनर्जी लेवल जहाँ पे नियरली इक्वल होगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ बेटा, तो क्या होगा इसमें जो नेक्स्ट बनेगा वो क्या बनने वाला है फिर। अब 1s में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2। 2s में कितना इलेक्ट्रॉन रह गया, केवल एक, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन सामने एक्साइट हो गया। एक इलेक्ट्रॉन सामने एक्साइट हो गया, तो p में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 1 2। जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराया तो s के पास एक अनपेयर्ड है, p के पास 2 अनपेयर्ड है। टोटल कितने अनपेयर्ड हो गए, 3। और यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3। अब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, समझे। बोरॉन का s फ्लोरीन के p के साथ जाएगा, फिर ये दूसरे फ्लोरीन के p के साथ जाएगा, फिर ये तीसरे फ्लोरीन के p के साथ जाएगा। समझ गए बेटा क्या बोला मैंने। बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कंपलसरी है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये समझ आ गया कि BF3 बनता कैसे है। S का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है और P के अंदर चले जाता है। ठीक है, अब एक चीज और जो तुम्हारी जिंदगी में काफी टाइम से चले आ रही है, मीथेन। मीथेन के साथ भी सेम है बेटा। अगर तुम मीथेन को देखने जाओगे तो उसके साथ भी सेम है। देखो CH4, हमने इसको डायरेक्ट बना दिया ऐसे, HHHH, ये तो हमने डायरेक्ट बना दिया। बट ये बना कैसे, ये एग्जिस्ट करता भी नहीं करता है, कैसे पता चलेगा। सबसे पहले सेंट्रल मेटल लिखो, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p, कितना होगा 2, 1s2 2s2 2p2। अब इसका ग्राउंड स्टेट बनाओ, 1s फिर क्या होगा 2s फिर 2p2। समझ पा रहे हो बेटा। ये जो कार्बन है, यहाँ पे जो कार्बन लिखा गया है, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाने, 4 बॉन्ड बनाने, जबकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने बेटा, केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्या हम इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवा सकते हैं, 2s का इलेक्ट्रॉन 2p में डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, क्योंकि s और p दोनों ही कौन से पीरियड के हैं, सेकंड पीरियड के। ठीक है, सेकंड ऑर्बिट के हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बेटा इस 2s के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराएंगे और यहाँ डाल देंगे। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराते हैं तो उसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कराते हैं तो सेकंड एक्साइटेशन स्टेट कहते हैं। ठीक है, क्या s का इलेक्ट्रॉन 1s का इलेक्ट्रॉन 2p में जा सकता है, बिल्कुल नहीं जा सकता, क्योंकि इनकी एनर्जी लेवल क्या है, बहुत ज़्यादा गैप है इसमें। तो अब क्या बनेगा बेटा, 1s में तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, बट 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अब 1, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3। आप समझ आई बात, एक अनपेयर्ड, दूसरा अनपेयर्ड, तीसरा अनपेयर्ड, चौथा अनपेयर्ड। और तुम्हें पता है हाइड्रोजन को तो एक बॉन्ड बनाना है, तो हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। समझ गए बात कैसे बन रहा है।
इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराएंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे। अब जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करना है, अब क्या करोगे, देखो ये है तुम्हारा 2s, ठीक है 2s, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है बेटा हाइड्रोजन के, सॉरी कार्बन के, ये 2s है, ये 2p है, ये 2s, ये 2p, ये तुम्हारा क्या कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हाइड्रोजन देखो 1s1, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तुम पॉजिटिव डालो नेगेटिव डालो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या होगा 1s1, तीसरा हाइड्रोजन वापस से 1s1, चौथा हाइड्रोजन 1s1। तो केमिकल बॉन्ड या ये जो अपना कोवेलेंट बॉन्ड है वही फॉर्म होगा जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और दोनों ही एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉन है इनकी स्पिन ऑपोजिट होगी, ठीक है। तो पहला बना एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड, समझिए। जो पहला बॉन्ड बना हाइड्रोजन का तो S होता है, सभी में हाइड्रोजन का S रहता है, लेकिन कार्बन का जो फर्स्ट बॉन्ड बना किसके बीच में बना है 1s 2s, यहाँ पे देखो 1s 2p 1s 2p 1s 2p, समझ गए बेटा। तो इस तरीके से जो बॉन्ड फॉर्मेशन हम डायरेक्ट लिख लेते हैं ये ऐसे होता है, समझ गए। नोट भी कर लेना इसको नोट भी कर लेना यहाँ पे, ठीक है। चलो अब एक और करते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है तुमसे इसी टॉपिक से रिलेटेड, क्या NCl3 एग्जिस्ट करेगा या क्या NCl5 एग्जिस्ट करेगा, दोनों में से कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, चलो बनाना स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले NCl3 की बात करते हैं। तो नाइट्रोजन है, ठीक है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p3, ठीक है 1s2 2s2 2p3। तो नाइट्रोजन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा, 3 अनपेयर्ड। नाइट्रोजन कौन सी पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का, तो उसके पास S और P है। तो नाइट्रोजन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता है। जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है बेटा उनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता है या d ऑर्बिटल नहीं होता है। तो नाइट्रोजन के पास टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3। क्या तुम इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा सकते हो? अगर इसको एक्साइट करवा भी दोगे तो ये कहाँ जाएगा, या तो यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, और जहाँ भी जाएगा वहाँ पे क्या करेगा, वापस से पेयरिंग करेगा। तो इसको एक्साइट कराने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, इसमें 3 Cl ऐड कर सकते हैं, Cl Cl Cl। तो ये तो बन गया तुम्हारा NCl3। तो NCl3 तो एग्जिस्ट करेगा क्योंकि नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बट NCl5 एग्जिस्ट नहीं करेगा बेटा। क्यों? क्योंकि NCl5 में नाइट्रोजन को 5 क्लोरीन को ऐड करना है, बट इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, और इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल भी नहीं है जिससे ये इसको एक्साइट करा के आगे डाल सके। तो NCl5 कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका रीजन तुम लिख सकते हो क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। लिख सकते हो इसको कि नाइट्रोजन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है जिसके कारण NCl5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्या PCl5 एग्जिस्ट करेगा? क्या PCl5 एग्जिस्ट करेगा? चलो इसको देखते हैं एक बार, PCl5 को। ये जितने क्वेश्चन मैं तुम्हें बता रहा हूँ बेटा ये सबके नोटबुक में होने चाहिए, ठीक है। PCl5 को देखो, PCl5, ठीक है। ये बात तो समझ आ गई कि NCl5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है। अब चेक करना है क्या PCl5 एग्जिस्ट करेगा। तो P का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। क्या होता है? 3s2 केवल वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो केवल उसी को लिखेंगे, ठीक है। 3p3, ये देखो नाइट्रोजन, ये सब एक ही पीरियड के एलिमेंट है बेटा। तो नाइट्रोजन तो NCl5 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो मैं पूछ रहा हूँ क्या PCl5 एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, इसको चेक कर रहे हैं, ठीक है। नाइट्रोजन है सेकंड पीरियड का एलिमेंट, फॉस्फोरस है थर्ड पीरियड का एलिमेंट।
तो हमने लिखा 3s 3p3। तो फॉस्फोरस PCl5 तो एग्जिस्ट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी PCl3 तो एग्जिस्ट कर ही लेगा क्योंकि इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन चेक करना है क्या PCl5 भी एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था बेटा, जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं, जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं, इनके पास S P और D वैकेंट, S P और D ऑर्बिटल होता है, यही बोला था स्टार्ट में। अगर ये बात याद होगी तो तुम पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड पीरियड के पास S होगा, P होगा और D होगा। तो फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हमने लिखा क्या था, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, थर्ड पीरियड के एलिमेंट के पास 3d होता है। क्या होता है, 3d होता है। हमने 3d यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। हमारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे खत्म हो गया आके, 3p3 में, समझ गए, इसलिए 3d इसमें नहीं लिखा गया है। बट इसका मतलब ये नहीं कि 3d नहीं होगा। फॉस्फोरस के पास यहाँ पे क्या होगा, वैकेंट 3d ऑर्बिटल, 1 2 3 4, ये है इसके पास 3d ऑर्बिटल, सही है। अब देखो 3s 3p 3d, s p और d तीनों ही सबशेल जो हैं कौन से पीरियड के हैं, कौन से ऑर्बिट के हैं, थर्ड ऑर्बिट के हैं। इसका मतलब इन तीनों की एनर्जी लेवल क्या होगा, नियरली इक्वल होगा, सेम पीरियड के हैं। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और यहाँ चले जाएगा, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन हटेगा, यहाँ पे जाके हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए अनपेयर्ड, 1 2 3 4 5, और 5 हो गए। इसका मतलब ये क्या कर सकता है, फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है। इसका मतलब PCl5 एग्जिस्ट करेगा। कुछ समझ नहीं आया, ओके सुनो, मैं तुम्हें बोला था कि जो फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट है उसके पास केवल S रहता है, सेकंड पीरियड के पास S और P रहता है, थर्ड पीरियड के पास S P और D रहता है। तो जब हमने फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा बेटा था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, इतना ही था क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही 15 होते हैं। बट इसके आगे क्या रहा होगा, 3d वैकेंट है पूरा, समझ रहे हो, इसके आगे क्या पूरा 3d वैकेंट है। तो इस केस में अगर हम देखेंगे, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा इसका 3s2 3p3 3s2 3p3, ठीक है। अब हमें पता है कि फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो उसके आगे पूरा 3d वैकेंट है। तो हम क्या करेंगे, S के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा के D में डाल देंगे, और ऐसा करते ही हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो PCl5 एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ध्यान से लिख लेना, पूरा सब्जेक्टिव लिखना। NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट बट PCl5 एग्जिस्ट, वाई, ये होमवर्क है, पूरा एक्सप्लेन कर लिया, ये तुम्हारा होमवर्क है। NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट बट PCl5 एग्जिस्ट, पहला क्वेश्चन। दूसरा होमवर्क है OF2 और OF4 में कौन एग्जिस्ट करेगा। क्या बोला मैंने, OF2 और OF4 में दोनों में से कौन एग्जिस्ट करेगा, दूसरा होमवर्क है, ठीक है। देख लेना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एग्जिस्ट करेगा, या तुम्हारे पास वैकेंट ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने के लिए तो भी एग्जिस्ट करेगा। बट ये बात हमेशा याद रखना कि फर्स्ट पीरियड में S रहेगा, सेकंड में SP, थर्ड में SPD, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी, इतना करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बेटा, चलो बाय।